कोई रिस्क है क्या फिर? रिस्क हमेशा रहती है बाजार में, जब तक आप ना खरीदे तब तक रिस्क नहीं है। सही बात है। और जब तक ना बेचे तब तक रिस्क नहीं। आई मीन गोल्ड सिल्वर जब तक ना बेचे तब तक कोई रिस्क नहीं, और इक्विटी जब तक ना खरीदे तब तक कोई रिस्क नहीं, वैसा वाला हाल है। बट एक्चुअली रिस्क एक ही है, और सबसे बड़ी रिस्क एक ही नया, वो है एफआईज की बिक वाली। मैं फिर कह रहा हूँ, एफआईज ने बेचना बंद किया है, हाथ रोका है, बंद भी नहीं किया, हाथ रोका है, खरीदना शुरू नहीं किया है। अभी भी 3 स्टेज होती है एफआईज की एक्शन की। पहला बेचना बंद करें, दूसरा शॉर्ट कवरिंग करें, और तीसरा खरीदारी करें। सो अभी हम तो पहली स्टेज पे भी ढंग से नहीं आए। और एक और चीज़ इंटरेस्टिंग बताता हूँ जो सुन के आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरा बताना फ़र्ज है। पिछले महीने यही समय पहली दूसरी तारीख को जब सीरीज की शुरुआत हुई थी, राइट, क्योंकि पिछली सीरीज तो आखिरी दिन तक चली थी, बराबर ना, दिसंबर में। तो जब सीरीज की शुरुआत, तो सीरीज के पहले 1-2 दिन एफआईज खरीदते हैं। लाइफ हाई भी आपका 2 जनवरी को ही बना था, करेक्ट। और वो पहले 1-2 दिन में एफआईज की खरीदारी थोड़ी सी रुकती है, लोग जोश में आते पूरा भर लेते हैं, फिर पूरी सीरीज निकालना भारी पड़ता है। ठीक है, तो ये ट्रेंड ही है। सीरीज की शुरुआत में पहले 1-2 दिन हल्के बाजार होते हैं, थोड़ी खरीदारी आती है, ऊपर आता है, फिर से सप्लाई। अब इस बार फ़र्क इतना है कि इस बार बजट है संडे को, कल का ट्रेडिंग सेशन और निकालना है, फिर संडे बजट है, तो बजट के लिहाज से थोड़े एडजस्टमेंट थोड़े हो सकते हैं। तो रिस्क एक है सबसे बड़ी, वही कि एफआईज ने बेचना बंद नहीं किया। मेक नो मिस्टेक, ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना है कि एफआईज ने का मूड बदल गया, अब ये बेचेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। ये रिस्क है, रुपया गिर ही रहा है आपका, और जब तक रुपया बढ़ना शुरू ना करे एफआईज जल्दी से आएंगे भी नहीं। आज एफआईज आकर पैसा लगाएं भारत में, और कल करेंसी 3% 5% और कमज़ोर हो जाए तो बैठे बैठे नुकसान हो रहा है। अब सिंपल सी चीज़ है, अगर हमारा मार्केट पिछले साल 10% बढ़ा भी, चलो इंडेक्स में मान लो साल 10 साल, वैसे तो सितंबर 2024 के बाद वापस से जाकर 14 महीनों बाद आपका पुराना लाइफ आया है, तो ऐसे तो कुछ पैसे बने नहीं है। लेकिन अगर आप बढ़ें भी 10%, उसमें से आपकी 6% करेंसी कमज़ोर हो जाए तो 4% बचा आपका नेट, वो भी तब कि आपने एकदम बॉटम पे पैसा डाला और टॉप में निकाल रहे हो, तो आप 4% बना पाएंगे इंडिया के मार्केट में। तो एफआईज कहेंगे भाई साहब फिर छोड़ो ना, 4.25% तो मेरा अमेरिका का ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड है, 6% अमेरिका की ट्रेजरी में बॉन्ड में पैसा डालने से मिलता है। अमेरिकी मार्केट 40% साल में बढ़ रहे हैं, कोरिया का मार्केट 1 महीने में 22% बढ़ रहा है, मैं इंडिया में क्यों लगाऊं? सही बात है, मेरे पास दूसरे ऑप्शन बहुत हैं, वहाँ लगा लूँगा। सो एफआईज को तो लाने के लिए कुछ ना कुछ बजट में करना पड़ेगा। जब तक रुपया गिर रहा है एफआईज बहुत तेज़ी से वापस आएंगे नहीं। तीसरा एक रिस्क जो है कच्चा तेल, धीमे धीमे अब डराने वाले लेवल की तरफ बढ़ रहा है। आप, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे खुशी मनानी चाहिए, गम करना चाहिए। 69 पे मुझे मैं क्या फील करूं? एक तरफ मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो हमने इस साल की शुरुआत 1 जनवरी को ही बोला था कि कच्चा तेल आपका तेज़ी से बढ़ के आने वाला $75 का टारगेट लेके चलिए, और तब कोई भी मानने समझने को तैयार नहीं था कि कच्चे तेल में वाकई में तेज़ी बन सकती है, क्योंकि उस समय तो कच्चे तेल में सबके $50 $40 के दाम आ रहे थे। लेकिन अब देखिए 75 इतनी तेज़ी से, भाई पूरे साल के टारगेट, अगर कच्चे तेल को इतना तेज़ी से तो निफ्टी के भी हो जाए मैं तो चाहता हूँ, लेकिन कच्चा तेल थोड़ा डराने के लेवल की तरफ आ भी रहा है। इनफैक्ट मैं दर्शकों को याद भी दिलाना चाहूँगी, यही 4 हफ्ते पहले जब नए साल की शुरुआत हुई थी, तभी हमने कच्चे तेल पर अपना स्टैंड पिछले साल के मुकाबले बदला था, और आप देखिए तब से अब तक क्या गजब की स्ट्रेंथ देखने को मिली है। कच्चे तेल का हमारा इस साल का अनुमान है कि बढ़कर धीमे धीमे $75 की तरफ बढ़ेगा। ऐसे में कच्चे तेल से फायदा उठाने वाली कंपनियों में तेजी की रफ्तार धीमी होनी चाहिए। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अब भी दमदार मुनाफा बनाएंगी। कच्चा तेल 1 महीने की ऊंचाई पर है, 4.5% चढ़कर $63 पर पहुंचा है। 23 अक्टूबर के बाद एक दिन की सबसे बड़ी तेजी है। कच्चा तेल ये भाई हमारे काम का 2 महीने की ऊंचाई पर आया $64। भी हमने स्टैंड जो चेंज किया इस साल कच्चे तेल को लेकर की कमजोरी अब ज़्यादा नहीं होगी, रिकवरी के चांस बनेंगे, वो दिखते हैं तो थोड़े। तो एक तो कच्चा तेल है ही नहीं जी, इसके अलावा भी बजट से पहले थोड़ी सी अगर और उछाल मिलती है तो फंसे हुए ट्रेडर्स, सपोज आपने 25,500 पे ले रखा है, निफ्टी 25,700 पर आप लोग हैं, तो जैसे जैसे अगर लेवल ऊपर की तरफ आते हुए दिखेंगे आप अपनी पोजीशन हल्की करने के बारे में सोचेंगे। फंसे हुए ट्रेडर्स ज़्यादा हल्की पोजीशन करते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट वाले तो करे ना करे, लेकिन फंसे हुए बोलते हैं बढ़िया हुआ यार, चलो मैं तो सोच ही नहीं जाता 25,000 देखने के बाद कि वापस 25,500 25,700 भी आएगा, आ गया चलो ख़त्म करो यार, बजट के पहले कौन रिस्क लेवे, वापस गिर गया तो ठीक है ना। तो एक थोड़ी ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इसीलिए मैंने ये लिखा कि थोड़ा और बढ़े तो रुकावट के बड़े लेवल के आसपास पहुंचेंगे और वहाँ
थोड़ी पोजीशन हल्की होती हुई दिखेगी। तो रिस्क भी है, बाजार में खतरे कम नहीं हुए, और रिस्क और पॉजिटिव फैक्टर्स दोनों को देखते हुए आपको क्या करना है, आपको इंट्राडे में दोनों तरफ ट्रेड के मौके मिलेंगे। कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है, कमज़ोर शुरुआत के बाद पहले सपोर्ट लेवल और मजबूत सपोर्ट लेवल पे खरीदना है। रिकवरी में ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग भी करते चलना है, और थोड़ा दम लगाकर शॉर्ट भी करें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी तक मार्केट का 2 दिनों का टेक्सचर ये बता रहे हैं कि अनलेस कि आज एफआई की कोई बड़ी बिक वाली आ जाए, जो अभी तक तो नहीं दिख रही, बाजार ख़राब नहीं होने चाहिए ज़्यादा। सपोर्ट लेवल जो है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, वहाँ पर होल्ड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये तो एक ब्रॉडर ट्रेड सेटअप है, लेकिन